आपकी बेटी अगर किसी और को पसंद करती थी तो ये रिश्ता क्यों किया था आपने? जानते हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से हमारी बेटी की जान खतरे में चली गई। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो जाता तो खुदा की कसम जुनैद, मैं कभी तुम लोगों को माफ़ ना करता, ईंट से ईंट बजा देता तुम लोगों की। खलील साहब अगले ही दिन चौहान हाउस पहुंच गए थे अपनी भड़ास निकालने। जानते थे कि उससे जवाब ज़रूर तलब होगा। इससे पहले कि उनसे कुछ पूछा जाता उल्टा उन्होंने चढ़ाई कर दी थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह भाई साहब वाह, अब तुम अपने बेटे के करतूत छुपाने के लिए उल्टा इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हो। ईंट से ईंट तो तुमने तब बजानी थी ना अगर तुम्हारी बेटी को कुछ हो जाता, मगर मेरी बेटी तो बर्बाद कर दी गई ना। अब मैं बजाऊंगा तुम्हारी ईंट से ईंट? मजाक था ये कोई जो तुम लोगों ने किया? अब उल्टा बेशर्मों की तरह मेरे घर आकर मुझे ही धमकियां दे रहे हो। वो कोई लावारिस नहीं है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम लोगों को कोई पूछेगा नहीं। बेटी वाले हो तुम भी, और ये दुनिया मकाफाते अमल है, याद रखना। जुनेद साहब गुस्से से हाँफते हुए बोले। खलील अहमद शर्मिंदा तो हुए मगर वो कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं थे। उनकी अना ये सब गवारा नहीं कर रही थी। मानता हूँ जो भी हुआ गलत हुआ, मगर अपनी बेटी से पूछना ज़रूर कि ये शाजिम अफंदी कौन है। छोड़ूंगा नहीं उसे। मेरी बेटी भी कोई लावारिस नहीं है जिसे यूं इस्तेमाल किया गया। अगर नहीं था दिल उसका शादी में तो ये घटिया खेल खेलने की ज़रूरत क्या थी? हिसाब तो देना होगा तुम्हारी बेटी को इन सब का। अंकल, बेहतर होगा कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, वरना ये ना हो कि आपसे हिसाब किताब शुरू हो जाए। मुझे तो हैरत हो रही है कि जो कुछ आपके बेटे ने किया उसके बावजूद भी आप यहाँ खड़े हैं और मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाए जा रहे हैं हमें। और सोहा के बारे में आइंदा अपने मुंह से ऐसी कोई बात मत निकालिएगा, वरना सारे लिहाज भूल जाएंगे हम। अब की बार मोहित बोला था। खलील अहमद उठे थे, सबको गुस्से से घूरा। देख लूंगा मैं तुम सबको, ये कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ गए। कौन है ये शाजिम अफंदी? जुनैद साहब अब मोहित से मुखातिब थे। तुम्हें तो सोहा के मुतालिक हर बात पता होती है ना? वो तफ्तीशी नज़रों से मोहित को देख रहे थे। चाचू, आपको इनकी बातों पर यकीन है? कोई बात तो है ना जो वो इतने एतमाद से कह कर गया, और उसने तुमसे भी शादी से इनकार कर दिया। बहरहाल जो बदनामी होनी थी हो गई। उससे पूछ लेना कि आगे के क्या इरादे हैं। अगर वो उससे शादी करना चाहती है तो बता दे, हम मज़ीद कोई भी बदनामी अपने सर नहीं ले सकते। जुनैद साहब वहाँ से कहकर चले गए, जबकि मोहित तासुफ से सर हिलाता रह गया। शाजिम तकरीबन 2 रातों के बाद घर आया था। हस्बे मामूल घर दाखिल होते उसका टाकरा सुल्तान साहब से हुआ था। कहाँ थे 2 दिन से? शाजिम के कदम वहीं रुके। उसने मुड़कर बाप को देखा। क्यों, आपके चमचे ने नहीं बताया आपको? मुझे तुमसे जवाब चाहिए। क्या करते फिर रहे हो तुम? आपको तो जैसे पता ही नहीं। सब कुछ पता है तो फिर मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हैं और क्यों अपना टाइम ज़ाया करते हैं आप? सख्त नींद आ रही है मुझे, कमरे में सोने जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे। वो उक्ताई लहजे में बोला और बगैर बात का जवाब सुने या उसका इंतज़ार किए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। ये लड़का किसी न किसी दिन कोई मुसीबत ज़रूर मोल लेगा बड़ी। वो बुड़बुड़ाए थे। आज तीसरा दिन था इस वाक़ये को गुज़रे। सोहा कदरे रिलैक्स थी। उस वक्त अपने कमरे में बेड पर लेटी थी। क्या ठीक किया मैंने अपनी अना पर अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके? क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत पाने का जिसमें आपको सिर्फ हमदर्दी मिले, मोहब्बत नहीं? उसके अंदर अजीब जंग चल रही थी। मुख्तलिफ सोचें उसके जहन में आ रही थीं। तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो मैम, आपने जिसके बारे में पता करने को कहा था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी, चेक कर लें। दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ोन बंद करके उसने व्हाट्सएप ओपन की। सारी डिटेल थी और साथ शाजिम की तस्वीर भी। तस्वीर देखकर उसे लगा कि उसने उसे कहीं देखा है, मगर कहाँ? शायद क्रिमिनल है तो अदालत में? नहीं, अदालत में नहीं। लाख सोचने के बावजूद उसे याद नहीं आया। अगले ही दिन वो ऑफिस चली गई। ज़ारा बेगम के लाख रोकने के बावजूद भी घर रह रहकर उसके जहन में अजीब ख्यालात आ रहे थे। 1 या 2 दिन घर रही और तो मैं पागल हो जाऊंगी, उसने माँ को जवाब दिया था। वो उस वक्त ऑफिस में थी जब फ़ोन की घंटी बजी। मैम, आपसे कोई शाजिम आफंदी मिलने आया, दूसरी तरफ बताया गया। शाजिम? वो हैरान भी हुई थी। भेज दें अंदर। वो इसी सोच में थी कि जिस शख्स के बारे में वो सोच रही थी आजकल उसके हवासों पर वो सवार है, और यूं अचानक उसके सामने वो कैसे आ सकता है? वो तो उसे जानता तक नहीं। अचानक दरवाज़ा खुला। वो कदम उठाता आगे आया और आके सामने वाली कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठ गया। ये क्या तरीका है? सोहा एकदम सीधी हुई थी। वो बिना नॉक के अंदर दाखिल हुआ। क्या? जानते हुए भी अनजान बना था वो।
वो नॉक नहीं किया तो बता कर तो आया हूँ ना, इतना ही गनीमत जाने। वो तो आप थीं तो बता के आया, वरना आपकी जगह कोई और होती तो सीधा अंदर घुस आता ऑफिस में बिना इत्तला दिए। वो बेबाक नज़रों से उसकी तरफ देखते बोला, आज तो ये हरकत कर दिया मिस्टर, मगर नेक्स्ट टाइम बर्दाश्त नहीं करूँगी। ओह, तो मतलब अब आना जाना लगा रहेगा। वो आँख दबाकर बोला, शट अप, काम की बात करो, क्यों आए हो यहाँ? वो जब्त करते बोली, सुना है आप मेरे बारे में मालूमात इकट्ठी कर रही हैं, सोचा खुद ही जाके दीदार करवाऊं और इसी बहाने अफसोस भी कर लूँगा। किस चीज़ का अफसोस? शादी टूट जाने का। कितना कोई जलील इंसान था ना वो, मतलब उसे ज़रा रहम ना आया, कोई इतना सफाक कैसे हो सकता है? हो गया अफसोस, अब जा सकते हो तुम। वो उसे बाहर की तरफ इशारा करते बोली, नहीं अभी कहाँ हुआ है अफसोस, अफसोस तो अभी बाकी है। पता है उसने ये सब क्यों किया? मैंने कहा था उसे। सोहा ने एकदम नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम? घटिया इंसान। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, शाजिम दरमियान में ही बोला, मुझे पता है गलत हुआ है और मैं इसका अजाला करने के लिए तैयार हूँ। मैं शादी कर सकता हूँ आपसे, आपको अपना नाम दे सकता हूँ, सोहा शाजिम आफंदी। और यहाँ उसका जब्त जवाब दे गया और वो चेयर से उठी। जस्ट शट अप, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो चीखी थी इतना ज़ोर से कि उसकी आवाज़ कांपी। रिलैक्स, मुझे कोई जल्दी नहीं, सोच के बता देना। वो कुर्सी से उठता कोट के बटन बंद करता बोला। सोहा उसकी जानिब गुस्से से बढ़ी। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती, वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। इंतज़ार रहेगा तुम्हारे जवाब का प्रोसिक्यूटर साहिबा, दरवाजे के पास खड़ा होकर कहकर वो जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ा, जबकि पीछे उसका तनफ्फुस तेज हुआ था। उसने पानी का ग्लास उठाया और एक ही सांस में पीकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। ऑफिस में उसे लग रहा था उसका दम घुट जाएगा। उसने सिद्रा को कॉल की, जो उसकी कुलीग के साथ साथ एक दोस्त भी थी। कहीं बाहर चलें, वैसे भी लंच टाइम हो रहा। खैरियत, तुम तो लंच करती नहीं, आज कैसे याद आ गया? सिद्रा फ़ोन कान से लगाए उसके ऑफिस में दाखिल हुई। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, तुम्हारा फ़ोन आ गया। वो फ़ोन बंद करते बैग में डालते बोली, चलें फिर? सोहा उसे देखते बैग उठाते बोली, चलो मैं तो पहले ही तैयार होती हूँ। वो दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट में दाखिल हुई, सामने का मंजर देख सोहा का दिमाग चकराया था। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और जाकर शनाया का बाजू ज़ोर से पकड़ उसे चेयर से घसीटा। ये क्या तरीका है मोहतरमा? शाजिम भी अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ बढ़ा। तुम? सोहा ने उसकी तरफ शहादत की उंगली की। घटिया इंसान, बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि इससे दूर रहो। वो हुर्राई थी। अभी शनाया ने कुछ बोलना चाहा। शट अप, एक लफ्ज़ न सुनूं मैं तुम्हारे मुंह से। ये पागल औरत क्या लगती है तुम्हारी? शाजिम शनाया को देखते बोला, मेरी आपी। वो मिनमिनाई थी। ओह, वो जैसे हैरान हुआ। इससे पहले कि ये पागल औरत तुम्हारा सर फाड़ दे, दफ़ा हो जाओ इधर से और आइंदा इसके आसपास भी मत फटकना। वो दांत पीसते बोली। शाजिम 2 कदम आगे बढ़ा, बिल्कुल उसके बराबर खड़ा हुआ और उसके कान के पास आकर बोला, फिक्र ना करो, रिश्ते में मेरी होने वाली साली है ये, कुछ नहीं कहूँगा इसे। कहकर एकदम पीछे हटा, क्योंकि वो जानता था कि अब एक्शन का रिएक्शन ज़रूर आएगा। जबकि सोहा के हाथ में उसकी टाई आई थी, जिसे सिद्रा ने आगे बढ़कर छुड़वाया। क्या कर रही हो तुम? ये सब देख रहे हैं, तमाशा बन जाएगा, जाने दो इसे। शाजिम मौका देख वहाँ से निकल गया, क्योंकि अब मजीद अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहता था वो। तुम चलो मेरे साथ। उसने शनाया को बाजू से पकड़कर घसीटा और लाकर गाड़ी में बिठा। इधर बैठो, आती हूँ मैं अभी, और ख़बरदार अगर तुम यहाँ से हिली भी तो। ना चाहते हुए भी उसका लहजा सख्त हुआ था। आप भी मेरी बात तो सुने। सुनने और सुनाने का काम मैं आके करती हूँ, फिलहाल चुपचाप इधर बैठी रहो। वो उसे एक नज़र घूरती कहकर अंदर की जानिब बढ़ी थी। यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कब मेरी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझ तक तो ठीक था, अब शनाया? वो आगे बोलते बोलते रुकी। वो वाकई शनाया को शाजिम के साथ देखकर डर गई थी। तुम शनाया को समझाओ, लेकिन प्लीज़ उससे प्यार से बात करना। और रही बात शाजिम की, तो उसे तुम मुझ पर छोड़ दो, करती हूँ कुछ उसका मैं भी। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही उसके खिलाफ, तुम टेंशन ना लो। सिद्रा उसे तसल्ली देते बोली, फिलहाल तो मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ है। तुम शनाया को संभालो बस, बाकी छोड़ दो। अब लंच का इरादा है या नहीं? नहीं, चलती हूँ मैं, शनाया गाड़ी में इंतज़ार कर रही है। वो बैग उठाते बोली, चलो ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लेना, मिलकर करते हैं कुछ। ओके, जो हुक्म। सोहा मुस्कुराई थी। शनाया, मुझे सच सच बताना, तुम शाजिम को कैसे जानती हो? वो उसे सीधा अपने ही घर ले आई थी। उस वक्त उसे सामने बिठाकर मुजरिमों की तरह उससे तफ्तीश कर रही थी। आप भी वो अटकी थी। सोहा को एहसास हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा तल्ख हो रही है वो। अच्छा, रिलैक्स,
कुछ नहीं कहूँगी। वो उसे देखते नरमी से बोली, वो मेरे सीनियर हैं। वो थूक निगलते बोली, सिर्फ सीनियर? सोहा ने बगौर उसके चेहरे के तासुरात देखते पूछा। जी, यक लफ्ज़ी जवाब देकर वो इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। सोहा की नज़रें मुसलसल अपने चेहरे पर देखते हुए उसने एक बार फिर कहा, आज रास्ते में मिले थे वो, ड्राइवर छुट्टी पर है ना, तो इसलिए मैं बस का वेट कर रही थी। उन्होंने कहा मैं ड्रॉप कर देता हूँ, उन्हें भूख लगी थी इसीलिए रेस्टोरेंट में। आधा सच आधा झूठ मिलाकर वो बोली, वो भी इतने कमज़ोर अंदाज में कि अगला बंदा रत्ती बराबर उस पर यकीन ना करता। सोहा ने गहरी सांस ली। घर कॉल करके बता दो तुम मेरी तरफ हो, वो परेशान हो रहे होंगे। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें छोड़ आऊँगी। सोहा उसके पास से उठती हुई बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में बोली, कुछ खाओगी? नहीं, भूख नहीं है। चलो फिर किचन में मेरे साथ हाथ बटा दो, मुझे भूख लगी है बहुत। मुझे बहुत भूख लग रही है। चची कहाँ है? शनाया भी अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी। शूट है उनका, वहीं पर होंगी। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बनाते हैं कुछ। सोहा मुस्कुराते कहकर वार्डरोब से कपड़े ले वॉशरूम में चली गई, जबकि शनाया पीछे अजीब कश्मकश में थी। ये क्या बकवास है? मेरी बेटी को ज़िंदगी को क्यों घसीटा जा रहा है इस बीच? किसने सब बकवास छापी है ये? ज़ारा बेगम अखबार को मेज़ पर पटकते गुस्से से बोली। वो उस वक्त स्टूडियो में थी और अखबार में न्यूज़ पढ़ के उन्हें धचका लगा था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज पहली बार उनकी वजह से उनकी बेटी को बीच में लाया जा रहा था। उनके स्कैंडल्स तो छपते रहते थे, मगर सोहा के बारे में पढ़कर उनका दिमाग माउफ हुआ। मैम, हमें नहीं पता कि ये न्यूज़ कैसे आउट हुई, कैसे उन तक पहुंची। कैसे भी करके ये न्यूज़ हटवाओ प्लीज़ अली, मेरी बेटी को मत घसीटो इन सब में। वो इल्तजा करने लगी। मैं करता हूँ कुछ, आप टेंशन ना ले। अखबार उठाकर वो बाहर की जानिब बढ़ गया। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। सोहा को मैं अपनी वजह से मुश्किल में नहीं डालूंगी। परेशानी की वजह से उनके माथे पर पसीना आया। जो भी हुआ उनके वहमो गुमान में भी ना था ये सब। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। नंबर देख उनके माथे पर बल पड़े। बेजारी से उन्होंने फ़ोन काट दिया और फ़ोन उठाकर बैग में पटका। तुमने उसे प्रपोज किया? अदनान सदमे में था उसकी बात सुनकर। इरादा तो नहीं था, पता नहीं जुबान से कैसे फिसल गया। वो उस वक्त खिड़की में खड़ा अदनान से फ़ोन पर बात कर रहा था, आदत से मजबूर नाखूनों को दांतों से तोड़ता हुआ। खिसक विसक तो नहीं गए? ऐसी बातें भी भला फिसलती हैं, वो भी उस लड़की के सामने जिससे नफरत करते हो और बर्बाद करना चाहते हो। नफरत कौन कम बखत करता है उससे? वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसका गुस्से भरा चेहरा याद करते बोला, हद है, तुम्हारा तो सदा का यही काम है, लगे रहो। मुझे और भी बहुत से काम है, बाय। अदनान ने साथ कॉल डिस्कनेक्ट की। उसने भी फ़ोन कान से हटाकर साइड टेबल पर रखा और बेड पर लेट गया, जबकि उसके जहन पे अभी भी वही सवार थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना इम्प्रेस करोगी शाजिमा फंदी। प्रोसिक्यूटर सोहा चौहान, वो मुस्कुराते बुड़बुड़ाया। रात तकरीबन 1 बजे का वक्त था और वो फाइल्स में उलझी थी। तभी पास पड़ा फ़ोन ब्लिंक किया। उसने देखा मोहित की कॉल थी। उसे हैरानी हुई थी कि रात के इस पहर। अस्सलामुअलैकुम। कॉल अटेंड करते उसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बिल्कुल फिट खुशबाश, वो ज़्यादा ही पुरजोश लहजे में बोली थी, जैसे उसे कुछ शो कराना चाहती हो। गुड। शनाया बता रही थी तुम उसे छोड़ कर गई हो, गेट से ही वापस मुड़ गई, घर क्यों नहीं आई? वो शिकवा कुनाल लहजे में बोला, क्योंकि मेरा जलील होने का कोई मूड नहीं था। कम ऑन सोहा, कौन जलील करता तुम्हें? तुम्हारा अपना घर है ये, निकाल दो अपने जहन से ये सब। जितने प्यार से मुझे अपने उस घर से निकाला गया है ना, दोबारा आने का दिल नहीं करेगा मेरा घर में मोहित। तुम चाचू की नेचर जानती हो, वो शुरू से ही ऐसे हैं। फिर शिकवा क्यों? उनकी बातों को क्यों दिल पर ले लेती हो? क्या करूं, उन्होंने बातें दिल पर लेने वाली की हैं। चची को लेकर वो ऐसे बिहेव कर रहे, जानती तो हो उनके क्या ख्यालात हैं चची के बारे में। वो पुरसोच लहजे में बोली, तो बस इतना ही। अच्छा छोड़ो सब, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम कब से इजाज़त लेने लगे मुझसे? तुम किसी शाजिम आफंदी को जानती हो? एक गैर मुतवक्को सवाल पर सोहा का रंग उड़ा था एकदम। वो हैरान हुई थी कि शनाया ने कोई बात तो नहीं कर दी घर में। क्यों? खैरियत? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी हैरानगी पर काबू पाते वो बोली, वो खलील साहब का कहना है कि उनकी बेटी को अगवा किया था उसने। मुझे लगा शायद तुम जानती होगी इसलिए पूछा। वो बात गोल करते बोला, खलील अंकल की बेटी अगवा हुई थी? वो जैसे हैरान हुई। मेरा नहीं ख्याल, सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं उनकी, अपने बेटे को बचाने के लिए। जबकि सोहा की सुई उसी पर अटक गई। शाजिमा फंदी और अगवा। मोहित मुझे नींद आ रही है, फिर बात करते हैं। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।
वो जो शाजिम आफंदी को थोड़ी देर के लिए भूल चुकी थी, एक बार फिर उसके जहन पे सवार हुआ। आखिर कर क्या रहा है ये इंसान? एक तरफ शनाया, शिजा, मेरी शादी, इन सब से क्या लेना देना है इसका? वो सर हाथों में गिरा गई और बैठे बैठे सो गई। अगले दिन शनाया यूनिवर्सिटी गई तो उसे सामने एक शाजिम आता दिखाई दिया। उसे देखकर रास्ता बदलने का सोच ही रही थी कि शाजिम की उस पर नज़र पड़ चुकी थी और उसकी आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। कैसी हो? वो करीब आकर बोला। ठीक, उसने यकलफ्ज़ी जवाब पर इक्तफा किया। कुछ कहा तो नहीं तुम्हारी उस मेंटल आपी ने तुम्हें? शनाया ने उसके मेंटल कहने पर घूरा था उसे। मेंटल तो ना कही उन्हें, वो तो बस मुझे ऐसे वहाँ बैठा देख रिएक्ट कर गई, क्योंकि वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये सब। इस तरह बैठे देखकर मतलब तुम्हारी अपनी कोई लाइफ नहीं? वैसे भी तुम कौन सा गलत काम कर रही थी? खाना ही तो खा रही थी। जो भी था वो मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और रही बात अपनी लाइफ की, तो वो मेरी बड़ी हैं, उनका हक बनता है कि वो मुझसे सही और गलत के बारे में बताएं और पूछें, गलत काम से रोकें। वो बुरा मान गई उसकी बातों का। खैर मेरी क्लास है, मुझे देर हो रही है, वो कहकर रुकी नहीं, जबकि शाजिम उसके तेवर देखकर हैरान हुआ। एक ही दिन में सीधा कर दिया वकील साहिबा ने, लगता है कि दिन में वकील साहिबा ने सीधा कर दिया इन्हें, वो बुड़बुड़ाया। वो जो सोच रही थी अचानक उठी, बड़ी सी चादर उठाकर खुद पर ओढ़ी और बाहर की जानिब चली गई। कहाँ जा रही हो? माँ की आवाज़ पर अचानक रुकी। भाग नहीं रही, थक गई हूँ घर बैठ बैठ कर। बताया तो था कि आगे पढ़ना चाहती हूँ, वही कुछ पता करने जा रही हूँ, वो तपे लहजे में बोली। मना किया ना तुम्हारे बाप ने, तो फिर क्यों जिद पकड़ी है तुमने? कहीं नहीं जाओगी, अगर जाना हुआ तो बाप के साथ जाना। अम्मा, आप किस बात का डर है आप लोगों को? लोगों का डर है? यहाँ कोई नहीं जानता, किसी को क्या पता क्या हुआ मेरे साथ, जो बुरा होने से डरते हैं आप लोग। तो बच्चा ही क्या है अब मेरे पास, अब क्या बुरा होगा? बाकी मेरी लुटी हुई इज्जत का सौदा तो कर ही चुके हैं आप लोग। वो तेज़ लहजे में बोली। क्या चाहती है तू? बाप अदालतों में धक्के खाए, फिर जलील होकर हम दोनों मरे, मैं हमारा नामो निशान मिट जाए इस दुनिया से। नहीं, तू ही बता आज के तू चाहती क्या है? कुछ नहीं चाहती मैं अम्मी, मरना चाहती हूँ बस। इस घुटी हुई जिंदगी से तो बेहतर है ना मौत। रचना चिल्लाते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। मर जाओ अगर माँ बाप की जलालत मर जाओ अगर माँ बाप की जलालत मकसद है तुम्हारा, तो बेहतर है कि मर ही जाओ। पीछे से माँ चिल्लाई थी। सोहा उस वक्त शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी, मगर उसका दिमाग कहीं और ही सोचों में गुम था। शनाया को कैसे रोकूं, कैसे उस इंसान से दूर रखूं उसे? वो ये बात जानती थी कि शनाया यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद करती है, हालांकि उस लड़के की तस्वीर भी उसकी किताबों में देखी थी। शाजिम को पहली दफ़ा देखकर उसे लगा था कि उसने कहीं देखा है उसे, मगर ये याद नहीं था कि उसने शनाया की किताबों में जो तस्वीर देखी थी वो उसी की थी। वो सोचों का तसलसल तोड़ती बैग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ी। सामने इसे मुलाजमा आती दिखाई दी। बीबी जी, वो बड़ी बेगम साहिबा आपका नाश्ते पे इंतज़ार कर रही हैं। खैरियत? वो इतनी जल्दी कैसे उठ गई? वो हैरान हुई थी। उनकी मुलाकात वीकेंड्स पर ही होती थी अक्सर। खैरियत? वो इतनी जल्दी कैसे उठ गई? वो हैरान हुई थी। उनकी मुलाकात वीकेंड्स पर ही होती थी अक्सर। रात को ज़ारा बेगम लेट आती और सुबह वो सोहा के जाने के बाद ही उठती थी। वो डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी थी। अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। रियली सॉरी अम्मी, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, फिर कभी सही। वो माज़रत ख़्वाहाना लहजे में बोली थी। कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो, उन्होंने गिला किया था। वो भूल गई थी कि हमेशा वक्त उन्हीं के पास नहीं होता था। बैठूंगी ज़रूर, अगर मौका मिला तो। वो लफ्ज़ों पर जोर देती मगर नर्म लहजे में बोली। तभी मुलाजमा आई। वो बेगम साहिबा, आपसे कोई साहब मिलने आए, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। कौन है? पता नहीं जी, उन्होंने नाम नहीं बताया। हद करती हो तुम भी, बगैर पूछे उसे ड्राइंग रूम में भी बिठा आई हो, उन्होंने डांटा था। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। रात को कोशिश करना जल्दी घर आना, मैं घर ही हूँ आज। अल्लाह हाफिज़, कोशिश करूँगी, मुस्कुराते हुए कहकर वो चली गई, जबकि ज़ारा बेगम ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही उनकी नज़र सामने बैठे शख्स पर गई, उनकी सांसें पल को अटकी थी। उन्होंने जल्दी से मुड़कर बाहर की जानिब देखा। सोहा जा चुकी थी। एक खबर लाया हूँ तुम्हारे लिए, अदनान शाजिम के सामने फैलते हुए बोला। वो उस वक्त शाजिम के घर में मौजूद था और खुशकिस्मती से शाजिम भी घर पर ही था। कोई मनहूस ही होगी, रहने दो। अबे यार नहीं, बहुत अच्छी खबर है। मतलब तुमने रिज़ल्ट चेक नहीं किया? कौन सा रिज़ल्ट? एक ही रिज़ल्ट आना था, वही जो थोड़े दिन पहले कारनामा सर अंजाम दिया उसका। क्या मतलब रिज़ल्ट आ गया? इस बार किसने उड़ाया? अब बस यही बता दे। यही तो अच्छी खबर है कि इस बार किसी ने नहीं उड़ाया।
शाजिम ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। मैं नहीं मानता, दुनिया इधर की उधर हो सकती है मगर ये मुआवजा नहीं हो सकता। हो गया ये मुआवजा। प्रोफेसर बेचारे भी तंग आ गए थे तुमसे। आखिरकार जान छुड़ा ही ली तुमसे और लगे हाथों मैं भी पास हो गया। तो फाइनली 2 साल की डिग्री 4 साल में मुकम्मल हो ही गई। खस कम जहाँ पाक। उसने जैसे सुकून का सांस लिया था। कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे बड़ा पढ़ने जाते थे तुम। बाय द वे, जो इतनी सहेलियां हैं तुम्हारी उधर, अब उनका क्या होगा? कैसे मैनेज करोगे? 4 साल तो उनके पीछे खुआर हुआ हूँ, अब क्या सारी ज़िंदगी उनको दे दूँ? बस वो जहाँ थी वहीं रहेंगी। उकता गया था उन सब से मैं। अभी से उकता गए हो? फिर 2 दिन पहले उनके पीछे यूनिवर्सिटी बिला वजह चक्कर क्यों लगा रहे थे? शाजिम ने कहका लगा। वो तो बस आदत से मजबूर हूँ। अंकल, अंकल किधर? नज़र नहीं आ रहे? अदनान ने इधर उधर नज़रें दौड़ाते पूछा। मुझे क्या पता, वो कौन सा मुझे बता के जाते हैं। हाँ, तू तो जैसे सब कुछ बता के जाता है ना उन्हें। वैसे मुनीर तो उधर ही फिर रहा, वो भी उसके बगैर कहीं नहीं आते जाते। जाहिर है अगर वो साथ चला जाता तो मेरी खबरें कौन देता। वो तंग कर बोला। खैर जा रहा हूँ, अब तू भी उठ और अपनी राह ले। कहाँ? जहाँ भी जाऊँ तुझे क्या, तू उठ और अपनी राह ले। भलाई और शर्म का तो ज़माना ही नहीं रहा, अदनान बुड़बुड़ाया। तुम इधर क्या कर रहे हो? ज़हरा बेगम आगे बढ़ी थी। सामने बैठे शख्स को देख उनके हवास भागता हुए मगर अगले ही लम्हे नॉर्मल हुए। क्यों नहीं आ सकता क्या इधर? नहीं, वो सख्त लहजे में बोली थी। साल बीत गए मगर तुम्हारा गुस्सा अकड़ आज भी वैसी की वैसी ही है। वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। अब तुम जा सकते हो। अरे पूछोगी नहीं कि आया क्यों? नहीं, जाओ इधर से तुम, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। तुम्हारे लिए या मेरे लिए? वैसे सोचो, अगर तुम्हारी बेटी को पता चल जाए कि किसी ज़माने में उसकी माँ मेरी दीवानी हुआ करती थी तो क्या होगा? सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कि उस शख्स के लिए उसकी माँ ने उसके बाप को भी छोड़ दिया। हाँ हाँ, बेटी क्या करेगी? उसके खुद के इश्तहार लग रहे हैं। बकवास बंद करो और अपनी हद में रहो सुल्तान अफंदी। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम इस वक्त मेरे घर में मौजूद हो। इससे पहले कि धक्के देकर इधर से निकलवाऊँ, दफ़ा हो जाओ खुद ही। वो गुस्से से हाँफती बोली। मैं अपनी हद में हूँ। जिस दिन मैं अपनी हद से बढ़ गया ना तो तुम किसी काबिल नहीं रहोगी। खैर वार्न करने आया हूँ तुम्हें। अपनी बेटी को कहो मेरे बेटे से दूर है वरना ख्वामखा में मारी जाएगी। याद रखना सुल्तान, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मेरा बाल भी पीका नहीं कर सकती हो तुम। वो इस्तेहज़ाया हंसा था। तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारी ये 2 टके की इज्जत को खाक में मिलाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरा क्या है, मैं तो पहले ही बहुत बदनाम हूँ मगर तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की भी ना रहेगी। वो गुर्राई। वो आगे बिल्कुल बढ़ा और उनके सामने जा खड़ा हुआ और आईब्रो उचकाए। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हें, ज़रा भी नहीं बदली तुम। वही अदाएं हैं तुम्हारी जिस बिना पर तुम मुझे धमकी दे रही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? निकाहनामा तो वैसे भी मेरे पास है, तुम्हारे पास तो कॉपी तक नहीं है। ज़हरा बेगम साकित हुई। कब, कैसे तुम्हारे पास पहुंचा निकाहनामा? वो तो मेरे पास था। वो हवन्नकों की तरह उसका चेहरा तक रही थी। माई डियर, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आफंदियों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं। समझाओ अपनी बेटी को, आजकल बड़े चक्कर लग रहे हैं मेरे बेटे के उसके पास। खैर ख्वाह तुम्हारा, इसीलिए चला है। एवं खामखा में तुम्हारी बेटी मारी जाएगी, बचा लो उसे। बस यही कहना चाहता था, अब चलता हूँ। वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी थी, फिर अचानक उठी और भागकर अपने कमरे में गई। कबर्ड चेक की, कुछ नहीं था उधर। मतलब सुल्तान सच बोल रहा था। उन्होंने मुंह पे हाथ रखा। तो फिर क्या सोचा है आपने? चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो उसके सामने कुर्सी पर टांग सजा कर बैठ गया और एक बार फिर वो उसके ऑफिस मौजूद था। सोचा तो बहुत कुछ है, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा। सदके, यानी कि 2 ही दिन में वकील साहिबा इम्प्रेस हो गई शाजिम आफंदी से? हाँ, इम्प्रेस तो काफ़ी हुई हूँ। ये बताओ कि रचना और उसके माँ बाप के साथ क्या किया तुमने? वो मेज़ पर कोहनियाँ टिकाए थोड़ा आगे को झुकते बोली। मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, अलबत्ता मेरे बाप ने उसके बाप के साथ मुज़ाकरात किए थे जो कामयाब हुए और अब वो दूसरे शहर में है। मेरे बाप के पैसों से अय्याशियाँ कर रहे होंगे और क्या, ईमानदारी से उसने जवाब दिया। सोहा ने सताइशी नज़रों से उसकी तरफ देखा। ग्रेट, वैसे मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? एवं ही मजाक मजाक में प्रपोज किया मगर अब अच्छी लगती हो। अगर मैं कहूँ कि तुमने अब तक जितने भी जुर्म किए उनका एतराफ़ कर लो तो कर लोगे? वो कुर्सी से उठते उसके चेहरे पर नज़रें गाड़े बोली। आपके लिए तो जान भी हाजिर है प्रोसिक्यूटर साहिबा, मगर एक मसला हो जाएगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो जिंदा आप भी नहीं रहेंगी। उधर मेरी आंखें बंद होंगी, इधर आपकी सांसें।
अब फैसला आपको करना है, मेरा इकबाल जुर्म चाहिए या आपको आपकी ज़िंदगी। वो भी अपनी जगह छोड़ता आखिरी बात पर टेबल पर हाथ मारता बोला, हो गया फैसला। तुम्हारे मरने के बाद अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कोई अफसोस नहीं मुझे। यानी कि मेरे साथ मरना चाहती हैं, इसे तो सच्चा प्यार कहते हैं। फिर वो आंख दबाता बोला, शट अप। पूरी गुफ्तगू के दरमियान पहली बार उसे गुस्सा आया था। अल्लाह अल्लाह, कितना चीखती हैं आप, अपने साथ साथ मेरे भी कान खराब कर देंगी। कहना तो आपने शट अप ही होता है, इसलिए जब भी गुस्सा आए मुझे इशारा कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपकी शटअप का वक्त हुआ चाहता है, और मेरे कान भी महफूज रहेंगे और आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। वो कानों में उंगली घुमाते बोला, जबकि सोहा ने गुस्से से मुठ्ठियां भींची थी। वो शख्स अगले बंदे को जिच करने का हुनर खूब जानता था। मेरी एक बात याद रखना, जब तक तुम्हें मैं जेल की सलाखों के पीछे ना देख लूँ ना, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। वो शहादत की उंगली उसकी तरफ करते हुए बोली, बस इतनी सी ख्वाहिश? अरे पहले बता देती। ठीक है चलो मेरे साथ। कहाँ? वो उलझन से उसकी तरफ देखते बोली, आपकी ख्वाहिश पूरी करने जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती है ना मुझे? तो चलो अभी पूरी कर देता हूँ, मेरे बाएं हाथ का काम है ये। सोहा को उसकी बात समझने में चंद सेकंड लगे। वो तंजन मुस्कुराए, ओह मैं तो भूल ही गई थी कि आप तो पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ सब कुछ। वो उसकी तरफ देखते लफ्ज़ों पर जोर देते बोला, हत्ता कि तुम्हें भी हासिल कर सकता हूँ, मगर नहीं, बहुत कुछ खरीद लिया, बहुत कर ली ज़बरदस्ती। फिक्र ना करो तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुमसे शादी नहीं करूँगा। एक बार, सिर्फ एक बार, जैसे ही तुम्हारे मुंह से मुझे हाँ सुननी है बस। वो आपसे तुम पर आ गया, पुरानी कमीनगी वाली टोन में फिर से बोला। सोहा का दिल किया कि रख के थप्पड़ मारे, मगर वो आगे बढ़ी और चैलेंज करती आंखों से बोली, देखती हूँ मैं भी कि तुम किस हद तक जाते हो। क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा? वही जो पहली लड़कियों के साथ कर चुके हो। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? ओह ओह, चैलेंज! वो भी शाजिम अफंदी को। बच के रहना वकील साहिबा। हाँ करूँगी। अब हाँ करोगी तुम, वो भी खुद, बगैर किसी जोर ज़बरदस्ती के। ना वेट एंड वॉच। मुस्कुराती आंखों से उसकी तरफ देखता वो बाहर की जानिब बढ़ा। उसके जाते उसने सिद्रा का नंबर मिलाया। हेलो कैसी हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं ठीक, तुम्हें कोई काम कहा था, हुआ या नहीं? डायरेक्ट काम की बात की यार, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो है, मिल के बताती हूँ। मेरे ऑफिस आ जाओ, अभी मैं फ्री हूँ। इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर तक। ओके। फ़ोन रखकर उसने सर हाथों पे गिराया। मुंह क्यों लटकाया हुआ है? सिद्रा उसके सामने बैठती बोली, कुछ नहीं यार, उस जलील इंसान की बातें सुन के दिमाग घुमा हुआ है। किसकी? वही मनहूस शाजिम फिर मुंह उठा के आया था आज, वही बकवास पे। ओ वैसे यार, उसका बायोडाटा चेक किया है, इधर उधर से मालूम किया, मगर उसके बारे में सुन के ऐसा लगा कि उससे ज़्यादा बड़ा फरिश्ता सिर्फ इंसान इस दुनिया में नहीं। मतलब कुछ नहीं मिला। वो मायूस हुई। उसके मुतालिक तो नहीं, मगर वैसे कुछ मालूम हुआ? क्या? शाजिम अफंदी की एक बहन भी है जिसके बारे में ये खबरें हैं कि वो मर चुकी है, मगर जिंदा है वो और इस वक्त अमेरिका में है। इस बात का क्या मतलब? उसने उलझन से उसकी तरफ देखा। किसी को पसंद करती थी, मगर उस लड़के ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उस लड़के को तो सुल्तान ने मरवा दिया, मगर अपनी बेटी को मारने की हिम्मत नहीं हुई। मगर किसी तरह ये खबर लीक हो गई। सुल्तान अफंदी ने रुसवाई के डर से बेटी को अमेरिका भेज दिया और इधर ये खबर फैला दी कि खुदकुशी कर ली उसने। इस खुदकुशी उसने खुदकुशी की कोशिश ज़रूर की थी, मगर बच गई थी। सुना है शाजिम भी उसी वाक़ये के बाद ऐसा हुआ है, आवारा। मगर अभी तो तुम कह रही थी कि तुम उसके बारे में जिससे भी सुना, अच्छा ही सुना है। फिर उसकी आवारगी की शुरुआत कहाँ से सुनकर आई हो तुम? सोहा ने अबरूज काते का। तौबा है, जो पहले इतनी इमोशनल कहानी सुनाई उसके बारे में कोई रद्द अमल नहीं, आखिरी बात को पकड़ लिया तुमने। वो मुंह बिसोर कर बोली, खैर उस लड़की के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। आगे बढ़ो। एक और सनसनीखेज खबर है कि सुल्तान अफंदी ने दूसरी शादी भी कर रखी है, और उनकी बेटी भी है दूसरी बीवी से। किसी मॉडल से की थी शादी जो उस वक्त की टॉप की थी, मगर आज तक किसी को इल्म नहीं हुआ कि वो कौन थी। हत्ता कि अभी तक उसके बेटे को भी नहीं पता कि उसके बाप ने दूसरी शादी भी की थी, और ना ही ये कि उसकी सौतेली बहन भी है। सिवाय सुल्तान और उसकी पहली बीवी के किसी को ये बात मालूम नहीं। दुनिया की वाहिद औरत जिसे इल्म था कि वो औरत कौन है जिसे सुल्तान ने शादी की, वो सुल्तान की पहली बीवी है, मगर अब वो कोमे में है। और मैं 100% श्योर हूँ कि अपनी बीवी की इस हालत के पीछे भी सुल्तान का ही हाथ है। मेरा फिर वही सवाल, अगर सुल्तान और उसकी बीवी के अलावा किसी को ये नहीं पता तो तुम्हें किसने बताया? वो अल्लाह, सब्र नाम की कोई चीज़ भी होती है। चुप करके सुनो। वो जिद हुई। वैसे उसने शादी छुपाई क्यों? मतलब उसे किस बात का डर था? सोहा उसकी बात पर हैरान हुई।
अरे भाई, सोसाइटी में इतना नाम है, अगर किसी को पता चलता कि मॉडल से शादी की है तो उसकी बदनामी होती ना। मॉडल से शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। सोहा को बुरा लगा। पता नहीं, शायद कोई और बात हो। सिद्रा ने कंधे उचकाए। हो सकता है, वो पुरसोच लहजे में बोली। तुम्हारी अम्मी भी तो इसी फील्ड के हैं, हो सकता है उन्हें कुछ मालूम हो। एक बार अगर उस औरत का पता चल जाए, कुछ ना कुछ तो उसे ज़रूर पता चलेगा हमें। नहीं, वो नहीं जानती होंगी, फिर भी पूछना तो सही। अगर सुल्तान अफंदी हाथ आ गया तो बेटा भी आ जाएगा। बाप की शय पर वो दंदना रहा है। वैसे सुल्तान अफंदी इतने जराइम में मुलविस है, मगर उनके सबूत ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग। तुम मुझे ये बताओ, जिसका इल्म बकौल तुम्हारे किसी को भी नहीं, हत्ता कि उसके बेटे को भी नहीं, तो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? सोहा ने तफ्तीशी नज़रों से उसकी तरफ देखा। सिद्रा ने मुंह बिसोरा। बाज ना आना तुम। खैर, कोई पक्का बंदा हाथ लगाए सुल्तान का, तुम हल्के में मत लो सिद्रा को। वो फखरिया लहजे में खुद को दाँत देते बोली। गुड जॉब। वो मुस्कुरा कर बोली। सोहा, एक बात बोलूं? हुक्म। मैं तो कहती हूँ दफ़ा करो, बहुत खतरा है इसमें। अब तो पीछे हटने का कोई जवाज ही नहीं बनता। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जान ही जाएगी, मगर हो सकता है बाकी लोगों की जानें बच जाएं। प्लीज़ यार, एहतियात करना, जो भी करना। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कड़ी से कड़ी मिलाओ, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके दूंगी। रचना का पता भी करती हूँ। उसके मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उसने कहा। बदले में सोहा मुस्कुराई। बहुत शुक्रिया जनाब। जमशेद साहब कमरे में लेटे हुए थे। उनकी तबीयत कुछ नासाज थी। तभी उनकी बेगम कमरे में आई। आपकी चाय। उन्होंने उठकर चाय पकड़ी और बेगम को देखा, जो कि उनके सर पर खड़ी थी। चाय देने के बाद भी जी हुक्म। जानते थे कि उनकी बेगम को कोई बात करना होगी, वो ऐसे ही जम जाती थी एक ही जगह पर। उनके कहने की देर थी कि फाखरा बेगम उनके सामने बेड पर सीधी होकर बैठ गई। कल अजरा आपी आई थी, ये तो पता है ना आपको? वो बातों बातों में मुझे कह गई हैं कि हादिया की शादी करवाना चाहती हैं मोहित से। मुझे भी हादिया अच्छी लगती है, सुलझी हुई लड़की है। तो मैं कह रही थी कि हम बात पक्की कराएं मोहित की। वो तो ठीक है, मगर कुछ दिन ठहर जाओ। अभी सोहा वाला वाक़या गुजरे दिन ही कितने हुए हैं। जुनैद भी टेंशन में है। आप तो बस ही करें, महीना होने को है इस बात को। इस घर में शोक पता नहीं कब ख़त्म होना है। वैसे भी मैं कौन सा शादी का कह रही हूँ, सिर्फ बात पक्की करने का कह रही हूँ। जिनको अफसोस होना चाहिए, शोक मनाना चाहिए जिन्हें, वो तो एक दिन भी घर नहीं टिके। दोनों माँ बेटी लगातार अपने कामों पे जा रही हैं और इधर देखो पूरा घर ही सोग में डूबा है। वो नाक चढ़ाकर आदत के मुताबिक तंज के तीर चलाते बोली। अस्तगफिरुल्लाह, फसाद बर्पा करना तो कोई तुमसे सीखे। अब अपनी तोप का रुख उस बच्ची की तरफ मत कर लेना। चली गई है वो इस घर से, अब तो बख्श दो उसे। इस घर की जड़ों में बैठी हुई है वो, इतनी जल्दी कहाँ जान छोड़ेगी। जमशेद साहब ने हाथ जोड़े थे उनके सामने। ये देखो, जो करना है करो, जाओ, अब मेरा सर ना खाओ, पहले ही दर्द कर रहा है। वो चाय साइड पर रखकर चादर तान कर लेट गए। फाखरा बेगम भुलनाई थी। हाँ, भतीजी के प्यार में गोडे गोडे जो डूबे हुए हैं, और कोई क्यों इस घर में आपको नजर आएगा। वो और भी बहुत कुछ बुड़बुड़ाती कमरे से बाहर चली गईं, जबकि जमशेद साहब ने कानों पर हाथ रख लिए थे। सुल्तान आफंदी उस वक्त सेहन में खड़ा मुलाजमों पर गरज रहा था। शाजिम कमरे से बाहर आ, 2 मिनट तक दीवार से टेक लगाकर उनको देखता रहा, फिर आगे बढ़ा। अब्बा हजूर, बस करें, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, चले आए मेरे साथ। वो उनका बाजू पकड़कर अंदर ले आया। सुल्तान आफंदी ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। बैठे इधर, मुझे आपसे बात करनी है। वो तो तुम्हारे तेवर देखकर ही अंदाज़ा हो गया है मुझे। वो उसे घूरते हुए बोले। बगैर तमहीद के बात शुरू करूं या फिर तमहीद बांधूं? तुम सीधा सीधा मुद्दे पे आओ, इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। शादी करना चाहता हूं मैं। सुल्तान अफंदी ने बेयकीनी से अपने बेटे को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर रखा। लग तो ठीक रहे हो, फिर बहकी बहकी बातें क्यों? बाबा जानी, सीरियस हूँ मैं। वो मुंह बनाते बोला। मैं भी सीरियस हूँ बरखुरदार। ऐसी भी कौन सी आफत आ गई कि तुम्हें इस मामले में अपने बाप को इन्वॉल्व करना पड़ गया? हाँ, आप मुसलसल अब मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, तुम्हें फील हो रही है? उन्होंने जैसे हैरान होने की अदाकारी की। वो झुंझलाया। आप पूछेंगे नहीं कि लड़की कौन है? और वैसे भी आपको कल या परसों तक उसके घर रिश्ता ले जाना है। खुद ही बता दो उस बदनसीब का नाम। कंट्रोल करना है आपको खुद, क्योंकि नाम सुनकर आपका पारा ज़रूर हाई होगा। बात को तूल मत दो, सीधे सीधे बताओ। सोहा चौहान, आप उसके घर रिश्ता लेकर जाएं, कहकर अब वो बाप के तासुरात देख रहा था। सुल्तान आफंदी की रगें तनी थी एकदम। क्या बकवास है ये? दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? पूरी दुनिया में तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिली? नहीं, बड़े सुकून से उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। सुल्तान साहब ने उसे गुस्से से घूरा।
तुम्हारे उसके ऑफिस में चक्कर लग रहे थे ना, समझ तो मैं तभी गया था कि दाल में कुछ काला है, मगर इस कदर मुझे अंदाज़ा नहीं था। शाजिम ने उनके जवाब में बस कंधे उचकाए थे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद शाजिम फिर बोला, तो कब जा रहे हैं उसके घर? इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया था उसके। सुल्तान अफंदी के आसाब ढीले पड़े। कुछ लम्हे उसे घूरने के बाद बोले, कल तक। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शाजिम ने तो पहले बेयकीनी से उनकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराया। इतने सीधे तो आप हैं नहीं, ज़रूर आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा। आखिर बाप किसके हैं? जबकि उसके जवाब में सुल्तान अफंदी बस मुस्कुराए थे। भाई कहाँ हैं यार? पिछले 1 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ, पहले बता देते मैं बस पर ही आ जाती। शनाया यूनिवर्सिटी में पिछले 1 घंटे से खज्जल हो रही थी। थक हार कर मोहित को फ़ोन किया जो कि सो रहा था। मज़े थे, आ रहा हूँ, बस 15 मिनट देना, हिलना मत तुम उधर से। ये कहकर उसने बेड से छलांग लगाई, मुंह हाथ धोकर चाबी पकड़ी और जल्दी से बाहर निकला। कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? जमशेद साहब की आवाज़ पर वो रुका था। शनाया को लेने। क्यों, कोई काम है? नहीं काम तो नहीं है, अपनी माँ को भी ज़रा देख लेना फ्री होके, सुबह की भां भां कर रही है। क्या हुआ उन्हें? ऐसे उसे वजह थोड़ी चाहिए होती है कुछ भी बोलने के लिए, बस मौका चाहिए होता है उसे। मोहित हंसा, बस कर दें पापा, माँ है वो हमारी, हमारे सामने उन्हीं की बुराइयाँ। तुम्हारी माँ से पहले मेरी बेगम है वो, तो संभालें फिर अपनी बेगम को। मैं तो जा रहा हूँ, शनाया वेट कर रही है। पिछले 30 साल से संभाल ही रहा हूँ उन्हें, मगर अब बस हो गई है मेरी। मोहित उनकी बात पर हंसता सर हिलाता बाहर की तरफ निकला। जमशेद साहब जैसे ही मुड़े, पीछे फाखरा बेगम खड़ी उन्हें घूर रही थी। उन्होंने नज़रों के जाविये बदले और उन्हें नज़रअंदाज करके ऐसे कमरे की तरफ बढ़े जैसे कुछ हुआ ही ना, जबकि वो पैर पटक कर रह गई। हाय, कैसी हो? शनाया जो बेंच पर बैठी थी, शाजिम भी उसके साथ आकर बैठ गया। खैरियत, अकेली बैठी हो इधर? वो भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। वो उसे देख नर्वस हुई। मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, भाई आने वाले हैं। वो जगह से उठते बोली, अरे बैठ जाओ, खा नहीं जाऊँगा। उसे उठता देख उसने उसका बाजू पकड़कर बिठाना चाहा, जिसे शनाया ने जल्दी से झुठलाया। भाई आने वाले हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह। हाथों की उंगलियां मरोड़ते वो बोली, अच्छा तुमने मुझे मुबारकबाद ही नहीं दी। वो उसके सामने सीने पर हाथ बांधते बोला, किस चीज़ की मुबारकबाद? अरे भाई, अरे भाई, मर मरा के पास हो गया हूँ, मुबारकबाद तो बनती है। ओह, बहुत बहुत मुबारक हो। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए वो बोली, खैर मुबारक। वैसे मैं किसी खास बात के लिए आया हूँ तुम्हारे पास। किस बात के लिए? उसका दिल धड़का था। तुम्हारी मेंटल आपी के लिए रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ। पूछना ये था कि तुम्हारे घर वाले मान तो जाएंगे ना? वो उसके चेहरे के तासुरात पर गौर देखते बोला, जबकि शनाया ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारी आपी ने घर में कोई तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारी आपी ने घर में कोई बात ही नहीं की। क्या मतलब? वाकई में उसने घर कोई बात नहीं की? उसकी अदाकारी अरूज पर थी। शनाया गड़बड़ाई, पता नहीं, भाई आ गया, मैं चलती हूँ। वो तेज तेज कदम उठाती वहां से गायब हो गई। शाजिम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। तीर निशाने पर लगा था। हाँ तो तुम्हें करनी पड़ेगी प्रोसिक्यूटर साहिबा। वही कमीन की सजाए, वो बुड़बुड़ाया और तेज कदम उठाता वो भी मंजर से गायब हुआ था। रात के 2 बजे के करीब का वक्त था। वो हमेशा की तरह अपने इर्द गिर्द फाइल्स और किताबों का ढेर लगाए बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो उठकर दरवाज़ा खोल गए। सामने सारा बेगम थी। अरे अम्मी, आप उठ भी गई? शाजिया बता रही थी कि आपके सर में दर्द है, तबीयत कैसी है अब? वो आगे बढ़ते बेड से चीज़ें समेटते बोली, जबकि ज़ारा बेगम ने एक चोर नज़र फाइल्स पर डाली। हाँ अब ठीक है। क्या हुआ? बुझी बुझी लग रही हैं। असल में सो के उठी हूँ ना, इसलिए लग रहा है। उनकी नज़रें बार बार वहाँ पड़ी फाइल्स पर जा रही थी। वैसे आजकल किस केस पे काम कर रही हो? कोई ख़ास नहीं अम्मी। आप किसी सुल्ताना फंदी को जानती हैं? उसके लिए ये आम सा सवाल था, जिसे वो बड़े आराम से आम लहजे में पूछ गई। ज़ारा बेगम एकदम फीकी पड़ गई थी। उनके चेहरे का रंग फक हुआ। जिस सवाल से डरती थी, इतने सालों बाद आज उसकी बेटी ने अनजाने में कितने आराम से उनसे पूछ लिया था। वो एकदम अपनी जगह से उठी और सख्त लहजे में बोली, नहीं सो जाओ, रात बहुत हो गई है, तुम भी। वो तेज़ी से कमरे से निकल गई थी ये कहकर, जबकि सोहा उनके चेहरे के तासुरात देखती रह गई। इससे पहले कि वो कुछ सोचती, फ़ोन की घंटी बजी। अननोन नंबर था। जैसे ही उसने कॉल अटेंड की, हेलो, शाजिम स्पीकिंग। दूसरी तरफ से उभरती आवाज़ सुनकर उसके चेहरे के तासुरात बदले। वो फ़ोन बंद करते करते रुकी। बको, वो हंसा था, हमारे लिए इतना प्यार ही काफ़ी है। खैर, मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हारे लिए रिश्ता तुम्हारी माँ के घर भेजूं या बाप के? सुहा की रगें तनी, जहन्नुम में जाओ। गुस्से से कहकर फ़ोन बंद करने ही लगी थी कि दूसरी तरफ से आवाज़ है, आप कब उधर शिफ्ट हुई?
कल तक तो आप अपनी माँ के घर रहती थी। सोहा ने उस लम्हे पर लानत भेजी जब उसने कॉल अटेंड की थी। उसने जवाब दिए बगैर ही कॉल काट कर गुस्से से बेड पर फ़ोन फेंका था। सुबह मामूल से हटकर उसकी आंख खुली थी। वो हड़बड़ा कर उठी। वक्त देखा तो 8 बज चुके थे। या अल्लाह, इतनी लेट कैसे हो गई मैं। वो जल्दी से उठी और फ्रेश हुई और बाहर आई। सामने उसे मोहित बैठा दिखाई दिया जो ज़ारा बेगम से बातों में मसरूफ़ था। उसे देखकर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। आइए जनाब, आप ही का इंतज़ार हो रहा है। तुम इतनी सुबह सुबह इधर, खैरियत तो है? जी, क्योंकि मैं जानता था कि तुम इसी वक्त घर पर मिलोगी। अब रात के 2 बजे आता थोड़ी ना अच्छा लगूंगा। और ये तुम किधर की तैयारियां कर रही हो? बैठ जाओ आराम से इधर, 1 घंटे तक कहीं नहीं जाओगी तुम। वो उसे यूं तैयार खड़ा देखकर बोला, बहुत गलत टाइम पर आए हो तुम। कम से कम मुझे जगा लेते आकर, अगर आ गए थे तो। अम्मी, आपने भी नहीं उठाया। लेट हो गई हूँ मैं। 8 बजे मीटिंग थी मेरी क्लाइंट के साथ। तो तुम्हें किसने कहा था कि इतनी सुबह सुबह मीटिंग रख लो? अब लेट तो हो गई हो, बैठ जाओ आराम से। वैसे भी तुम भूल गई हो, हमें कोई कॉल कोई मैसेज नहीं है। मैं कहाँ भूली हूँ, बस यही सोच के तंग नहीं करती कि अच्छी खासी सुकून से ज़िंदगी गुजर रही होगी तुम लोगों की। ऐवें खामखा में क्यों तंग करूँ? ज़ारा बेगम ने घूर कर उसे देखा था। मोहित मुस्कुराया था। तंज अच्छे कर लेती हो, तंज अच्छा कर लेती हो। वैसे छोड़ना मत ये आदत कभी। तुम लोग बातें करो, टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ, मेरा शूट है। और सोहा, तुम नाश्ता करके जाना, हमेशा बगैर नाश्ते के निकल जाती हो। ज़ारा बेगम उठते हुए बोली, दोनों माँ बेटी हवा के घोड़े पर ही सवार रहती हैं। तुम तो ठहरे सदा के वेले, हमें तो 100 काम होते हैं। सोहा उसे लताड़ते बोली, हाँ भाई, सही बात है, मुझे कौन सा कोई काम होता है, इसीलिए तो सुबह सुबह इधर ख्वार हो रहा हूँ। वो हंसी थी। मोहित, पापा कैसे हैं? मुरझाई आवाज़ में उसने पूछा। ठीक हैं, मगर उदास रहते हैं। उदास क्यों? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि बदनामी से जान छूट गई उनकी। अब वो आज़ाद है। सीरियसली, तुम्हारे उस घर से आने के बाद तुम्हारा उनसे रिश्ता ख़त्म नहीं हो गया। तुम आज भी उनकी बेटी हो। अगर तुम ये समझती हो कि तुम बदनामी का बाइस बनी हो उनके लिए और तुम्हारे उस घर से आने के बाद सब आज़ाद हो गए हैं, तो गलत हो तुम आज भी उधर ही हो जहाँ वो आज भी उधर ही खड़े हैं जहाँ तुम उन्हें छोड़ कर आई हो। सोहाग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही हो? पहले चची ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और अब तुमने भी। और मोहित, तुम्हें नहीं लगता कि इस सब की जिम्मेदार वो खुद हैं? चलो मान लिया कि उन्होंने उस दिन गलत किया तुम्हारे साथ, मगर तुम उनकी सिचुएशन भी तो समझती ना। चची को वहाँ देखकर तुम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? ऊपर से हालात भी कुछ ऐसे थे। हाँ, मैं ही सबकी सिचुएशन समझूं, मगर मेरी कोई ना समझे। वो उसकी तरफ नम आंखों से देखते बोली, सोहा। वो उसका हाथ पकड़ते बोला। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, सोहा ने उसका हाथ झटका। मोहित प्लीज़, मुझे मज़ीद इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? जब भी कुछ इस बारे में कहो तुम्हारा यही रिएक्शन होता है। ऐसे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। और मैं तो तुम्हें घर ले जाने को आया हूँ। क्यों? तुम कौन होते हो मुझे घर ले जाने वाले? जिन्होंने निकाला था वो लेने आए तो बात भी बनती है। वो तल्ख हुई। तो मैं कौन हो गया हूँ? तुम्हें क्या हो गया है? वो आज शायद बहस के मूड में था, इसीलिए छोटी छोटी बात को भी ज़ेरे बहस ला रहा था। मोहित, मुझे कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कि मज़ीद मेरा मूड ख़राब हो, बहुत देर हो गई है, चलती हूँ मैं। उसने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। मोहित उसके पीछे हुआ। चलो मैं छोड़ देता हूँ, एक शर्त पर। गाड़ी में तुम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करोगे? ओके मोहतरमा, जो आपका हुक्म। उसने मुस्कुराते गाड़ी का दरवाज़ा खोला था उसके लिए। बदले में वो भी मुस्कुराती गाड़ी में बैठ गई। ज़ारा बेगम का फ़ोन बजा था। अनजान नंबर देख उन्होंने फ़ोन रख दिया, क्योंकि अक्सर उन्हें अनजान नंबर से कॉल्स आती। एवं फ़जूल में लोग तंग करते हैं। उन्हें अब शक होने लगा था कि उनका नंबर लीक हो गया। मुसलसल फ़ोन रिंग होने पर ज़िद छुई और कॉल पिक की। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर उनके चेहरे के तासुरात बदले। मुझे तो लगा था कि आज की तारीख में फ़ोन ही पिक नहीं होगा। देखो सुल्तान, अब क्या चाहते हो तुम? मसला क्या है तुम्हारा? वो दबी दबी आवाज़ में घुर्राई। सुल्तान अफंदी को घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, ये तो तुम जानती हो। ज़रूरी बात करनी है तुमसे, घर आना चाहता हूँ तुम्हारे। क्या बकवास है ये? अगर तुमने मुझे मज़ीद तंग किया तो नुकसान उठाओगे। ये तड़ियाँ ना तुम किसी और को लगाना। अगर घर मुमकिन नहीं तो तुम्हें जगह बता देता हूँ, वहाँ पहुँच जाओ। अगर ना आई तो तुम्हारे घर ही आना पड़ेगा मुझे। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, कहाँ आना है कहाँ आना है। वो जानती थी बहस का कोई फ़ायदा नहीं। गुड, लोकेशन लोकेशन भेज दूंगा, कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया, जबकि ज़ारा बेगम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी।